हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज हम लोग गवर्नमेंट एंड बजटिंग चैप्टर को आज हम लोग खत्म करेंगे। हम लोगों ने इस क्लास चैप्टर को दो क्लासेस में पढ़ा है। तो पहला क्लास मैंने पढ़ा चुका है और दूसरा क्लास मैं आज करूंगा। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इकोनॉमिक्स की और जितने भी पास्ट में लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं उसको भी आप देख लें, ताकि आप लोग भी इकोनॉमिक्स को सिलेबस के अकॉर्डिंगली खत्म कर पाएं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200 681 675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, गवर्नमेंट बजटिंग पार्ट 2। तो ये है हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट। ये सारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसका मैंने सब टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कंटेंट में। तो पहले हम लोग बजट को पढ़ेंगे। बजट का इंट्रोडक्शन हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है, लेकिन इस क्लास में भी फिर से एक बार देखेंगे। गवर्नमेंट डेफिसिट के बारे में देखेंगे और टॉपिक ऑफ द डे जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बजट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जो है वो आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेसिकली वो स्टेटमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बताता है। गवर्नमेंट जो है वो और बहुत सारा फीचर्स भी बजट जो है वो और बहुत सारा फीचर्स भी इंक्लूड करता है, जैसे कि रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट का जो एस्टिमेट है वो आपका बताएगा। रेवेन्यू को रेज करने के लिए डब्ल्यूएमए के बारे में बताएगा, मतलब कि वेज एंड मीन्स एडवांस। एक्सपेंडिचर जो है उसका एस्टिमेट बताता है। एक्चुअल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो क्लोजिंग फाइनेंशियल का है उसका भी डिटेल आपको बताता है। और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी जो भी अपकमिंग ईयर के लिए है उसके बारे में भी आपका बजट जो है वो बताता है। पार्लियामेंट में बजट जो है वो 6 स्टेजेस से पार होता है। सबसे पहला होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, मतलब बजट को प्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद जनरल डिस्कशन उस बजट पे होगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंटल कमिटीज है वो स्क्रूटनी करते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेज में आपका डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोटिंग होगा। फिफ्थ स्टेज में अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। और लास्ट स्टेज में आपका फाइनेंस बिल पास होता है। तो ये 6 स्टेजेस है जिसके थ्रू पार्लियामेंट में बजट आपका पास होता है। 2017 में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे हमारे इंडियन बजट में। सबसे पहला था कि बजट जो था वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी मंथ में रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन उसको फर्स्ट डे में उसको शिफ्ट कर दिया गया, मतलब कि 1 फरवरी को प्रेजेंट करने शुरू कर दिया गया प्रेजेंट करना। उसके बाद रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ, और प्लान और नॉन एक्सपेंडिचर के को जो है वो हम लोगों ने छोड़ दिया। तो ये सब 3 चेंजेस आपका 2017 में लाया गया। नेक्स्ट थोड़ा हम लोग देखेंगे कि बजट को हम लोग दो डायमेंशन से पढ़ेंगे, एक पहला कैपिटल और दूसरा है रेवेन्यू। तो कैपिटल में हम लोग कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में देखेंगे, और रेवेन्यू में हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में देखेंगे। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कुछ टर्म्स है जो कि क्लियर आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका रेसिट। तो रेसिट बेसिकली क्या होता है कि जो भी मनी गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है उसको हम लोग रेसिट बोलते हैं। जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, पहला गवर्नमेंट जो मनी अर्न करता है वो इंक्लूडेड है। और बोरोइंग और लोन को रिपेमेंट करने के टाइम पे जो भी पैसा रिसीव हो रहा है वो भी यहाँ पे आपका इंक्लूडेड है रेसिट में। नेक्स्ट है टर्म आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि जितना भी एक्सपेंडिचर आपका प्लानिंग के नाम पे किया जाता है उसको हम लोग प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। प्लानिंग क्या है, जैसे कि 5 ईयर प्लान होता था, वैसे वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। लेकिन जो भी प्लानिंग के नाम पे एक्सपेंडिचर किया तो उसको प्लान एक्सपेंडिचर हम लोग कहते थे, जैसे कि आपका इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गया, ब्रिजेस कैनाल्स, ये सब का कंस्ट्रक्शन जो है ये सब आपका प्लान एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड था। नेक्स्ट है आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो जो भी एक्सपेंडिचर आपका प्लान एक्सपेंडिचर के अलावे, मतलब कि प्लान एक्सपेंडिचर को छोड़ के बाकी जितना जगह एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो हम लोग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते थे। जैसे कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, पेंशन हो गया, ट्रांसफर टू स्टेट यूनियन टेरिटरी, ये सब हो गया। तो ये सब आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है।
अब हम लोग रेवेन्यू बजट को स्टार्ट करते हैं। तो रेवेन्यू बजट में हम लोग दो टर्म्स को देखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है उसका कोई भी डायरेक्ट प्रभाव आपका एसेट और लायबिलिटी पे नहीं होता है। ये जो होता है इसमें हम लोग मनी अर्न करते हैं टैक्स के हेल्प से। तो टैक्स यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स और बहुत अन्य ऐसे कई प्रकार के टैक्स इसमें इंक्लूडेड है। दूसरा है आपका नॉन टैक्स सोर्सेज, जैसे कि आपका इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया। तो ये सब आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है इसका भी कोई डायरेक्ट मतलब इसका भी कोई प्रभाव आपका एसेट और लायबिलिटी पे नहीं है, डज नॉट इम्पैक्ट द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये आपका सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब जो होता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट में भी हम लोग दो देखेंगे, कैपिटल रिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल रिसिट में क्या होता है कि एसेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और लाइबिलिटी जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। ये बेसिकली कॉन्सिस्ट करता है कि मतलब जो भी एसेट है गवर्नमेंट का वो सेल करेगा तो उससे जो भी पैसा अर्न हम लोग मतलब गवर्नमेंट जो पैसा अर्न करता है वो कैपिटल रिसिट में इंक्लूड होता है। या ये भी हो सकता है कि जो भी बोरोइंग है, रिपेमेंट ऑफ लोन है, उससे जो भी पैसा आ रहा है वो भी आपका कैपिटल रिसिट के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो जो भी कैपिटल रिसिट है तो जाहिर सी बात है सरकार जब पैसा लिया है तो उसको कहीं खर्च करेगा, इसीलिए वो पैसा कहीं ना कहीं से उठा रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका एसेट जो है वो क्रिएट होगा और लाइबिलिटीज जो है वो आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ये बेसिकली क्या कॉन्सिस्ट करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करता है आपका एसेट क्रिएशन पे, जैसे कि रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। मनी जो गवर्नमेंट लोन के फॉर्म में देता है स्टेट को या रिपेमेंट करता है अपने बोरोइंग के लिए, वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये हम लोग का रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, ये क्या कहते हैं इसका पूरा डिटेल है। अभी तक हम लोगों ने कैपिटल बजट और क्या कहते हैं रेवेन्यू बजट को थोड़ा हम लोगों ने देखा कि कैपिटल बजट में क्या होता था, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी तरह रेवेन्यू बजट में क्या होता था, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखेंगे, मतलब कि रेवेन्यू रिसीट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कैपिटल रिसीट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है। तो रेवेन्यू रिसीट में बेसिकली क्या है कि आपका टैक्स रेवेन्यू है और दूसरा आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो हम लोग को ही पता है कि टैक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया और दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो टैक्स रेवेन्यू बेसिकली टैक्स से ही आएगा, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स से जो रेवेन्यू आ रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स से जो रेवेन्यू आ रहा है वो आपका टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूडेड रहेगा। नेक्स्ट है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट जो है, डिविडेंट है, प्रॉफिट है, फीस है, ग्रांट्स है, इससे जो भी पैसा आ रहा है वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूडेड रहता है। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो भी पैसा आया उसको अगर हम लोग सम कर दें तो वो आपका रेवेन्यू रेसिट में इंक्लूडेड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रेसिप्ट मतलब कि गवर्नमेंट के पास पैसा आया है तो उसका मतलब वो खर्चा भी करेगा। तो वो किस पे खर्चा करेगा, जो भी इंटरेस्ट मतलब जो भी वो लोन पहले से लेकर रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करना होगा और प्रिंसिपल अमाउंट पे करना होगा उस पर वो खर्चा कर देगा। सब्सिडीज प्रोवाइड करने में खर्चा कर देगा। सैलरीज, पेंशन जो इम्प्लॉयज के हैं मतलब जो कि गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं उन पे वो खर्चा करता है। तो ये बेसिकली आपका रेवेन्यू रेसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा डिटेलिंग है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट को हम लोग दो फॉर्म से पढ़ेंगे, पहला है आपका डेट क्रिएटिंग और दूसरा है नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग में आपका हो गया, पहला है लोन्स और दूसरा है आपका सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो पहले वाले को ही उठाते हैं लोन्स में। तो अगर सपोज हम लोग लोन लेते हैं किसी से तो इसका मतलब क्या है, हमारे पे एक उधार है, एक डेट है, तो वो हम लोग को आगे चल के पे करना है। तो वैसे टाइप ऑफ जो भी क्या कहते हैं आपका रिसिप्ट आ रहा है उसको हम लोग डेट क्रिएटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा आपका नॉन डेट क्रिएटिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, एसेट सेल, मान लो मेरे पास कोई क्या कहते हैं जमीन है, कोई लैंड है, उसको हमने बेच दिया तो उससे कुछ मेरे को पैसा आया, तो ये पैसा वापस कभी ना कभी जाके मेरे को किसी को पे नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पे कोई उधार नहीं है, मेरे पे कोई डेट नहीं है। तो ऐसे टाइप का जो होगा उसको हम लोग नॉन डेट क्रिएटिंग बोलते हैं। तो एसेट सेल हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, एंसेस्ट्रल लैंड हो गया जिसको हम लोग बेच रहे हैं, वैसे टाइप क्या कहते हैं रिसिप्ट जो होगा उसको हम लोग नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेसिकली क्या होगा, जो भी पैसा आपका कैपिटल रिसिप्ट से आया है
उस पैसा से हम लोग कुछ खरीदेंगे, मतलब जैसे लैंड हो गया, मशीन हो गया, ताकि वहाँ पे स्कूल सेटअप किया जा सके, उस मशीन से हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क परफॉर्म कर सकें, कोई एसेट क्रिएट कर सकें, तो वो बेसिकली आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होता है। अब हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला डायमेंशन है इफेक्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है उसका केवल शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, और इसका बेनिफिट जो होता है वो सिर्फ हम लोग वन अकाउंटिंग पीरियड में ही सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं। कैपिटल रिसीट जो है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, और इसका बेनिफिट जो हम लोग इंजॉय करेंगे वो बहुत मतलब कि मैनी ईयर्स तक फ्यूचर में करते रहेंगे। दूसरा डायमेंशन है आपका अकरेंस। तो रेवेन्यू रेसिप्ट जो होता है वो रिपीटेडली अकर करता है, इसलिए इसको रेकरिंग और रेगुलर भी हम लोग कहते हैं। उसी तरह कैपिटल रिसिप्ट जो है वो आपका नॉन रिकरिंग और इरेगुलर है। थर्ड डायमेंशन है आपका एसेट और लाइबिलिटी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो ना ही आपका इंक्रीज करता है ना ही आपका डिक्रीज करता है वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी को, मतलब कि कोई भी इम्पैक्ट आपका एसेट और लाइबिलिटी पे रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा नहीं होता है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि एसेट का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा, और लाइबिलिटी का जो वैल्यू है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थ्री डायमेंशंस में हम लोगों ने रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट का डिफरेंस देखा। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखेंगे रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। तो सबसे पहला डायमेंशन है इफेक्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो टेम्प्रोरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपका होता है। सेकेंड डायमेंशन है आपका एसेट क्रिएशन। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो एसेट नहीं क्रिएट करता है, मतलब कि नाइदर एन एसेट इज एक्वायर्ड, मतलब कि एसेट एक्वायर्ड भी नहीं किया है वो, और वैल्यू ऑफ एसेट को इंक्रीज भी नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका एसेट क्रिएशन में ही कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या मतलब उसमें है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि एसेट एक्वायर भी होता है, और जो भी एग्जिस्टिंग एसेट है उसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है। थर्ड डायमेंशन है आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स का नहीं है इसमें, मतलब कि वो एक्सक्लूडेड है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। अभी और तीन डायमेंशन में हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो फोर्थ डायमेंशन है आपका अकरेंस में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपका रिकरिंग है, रेगुलर है, रिपीटेड है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका नॉन रिकरिंग और इरेगुलर है। फिफ्थ डायमेंशन है इफेक्ट ऑन बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका बिजनेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो बिजनेस के पोजीशन को मतलब कि पोजीशन ऑफ बिजनेस जो होता है उसको इम्प्रूव करता है। और लास्ट डायमेंशन है रिकॉर्ड ऑन बैलेंस शीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपका अपीयर नहीं होता है बैलेंस शीट पे, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका अपीयर होता है अंटिल इट्स बेनिफिट इज फुल्ली एग्जॉस्टेड, मतलब कि जब तक उसका बेनिफिट फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है तब तक वो आपका बैलेंस शीट पे अपीयर होता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। अब स्टोरी टाइम, मतलब कि हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से समझेंगे कि रेवेन्यू रेसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, और कई ऐसे प्रकार के टर्म्स जैसे कि कैपिटल रेसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, ये सब थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो सपोज कीजिए कि हम जो है मतलब कि आई अर्न $10,000, मतलब कि मैं $10,000 अर्न करता हूँ। तो मेरे को रेंट, एजुकेशन लोन, ग्रॉसरी और अदर एक्सपेंसेस के लिए पे करना है। तो रेंट के लिए हम $2,000 पे कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए 3,000, ग्रॉसरी के लिए 3,000 और अदर एक्सपेंसेस के लिए 3,000। तो ये जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका टोटल अमाउंट आ रहा है 11,000 रुपीज, और मैंने जो अर्न किया है वो है 10,000 रुपीज। तो जो भी पैसा मैंने अर्न किया है उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रेसिट, और जो भी पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दोनों का जब हम लोग नेट निकालेंगे मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि आपका $1,000 यहाँ पे आ रहा है। तो शायद हमको लगता है कि ये एग्जाम्पल से आपको रेवेन्यू रेसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट तीनों चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको इसमें हम समझाएंगे, ये जो स्टोरी टाइम है इसमें कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बताया जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास एक एंसेस्ट्रल लैंड है जिसका क्या कहते हैं वर्थ है आपका $5,000, और मैंने क्या किया इस लैंड को बेच दिया, तो जिसकी वजह से मेरे को क्या हुआ कैपिटल रिसीट आया। मैंने एसेट सेल किया तो उससे जो भी मेरे को पैसा अर्न हुआ वो आपका नॉन डेट क्रिएटिंग
कैपिटल रिसीट हो गया। एजुकेशन लोन अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो बेसिकली आपका डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होता है। ये मैंने ऐसे इंक्लूड कर दिया है ताकि यहाँ पे आपको नॉन डेट क्रिएटिंग और डेट क्रिएटिंग के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। वैसे वापस से वो हम लोग एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं थर्ड पॉइंट में, कि मेरे पास एक एंसेस्ट्रल लैंड था, $5000 उसका वर्थ था, उसको मैंने बेचा, तो वहां से मेरे को नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट आ गया। फिर मैंने क्या किया कि एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसका जो वर्थ था वो $5000 था। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्मॉल शॉप बाई किया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जो भी मैंने शॉप बाई किया उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक एसेट क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कैपिटल रिसीट आया मैंने उसको खर्च किया ताकि एक एसेट को बनाया जा सके। तो इसका मतलब है कि ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल के हेल्प से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टोरी टाइम में हम लोग समझेंगे फिस्कल डेफिसिट को एग्जाम्पल के हेल्प से। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली आपका होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ब्रैकेट रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। मतलब कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर में से हम लोग क्यूमुलेटिव सम ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को अगर हम लोग घटा देते हैं तो हम लोग का फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग और तोड़ें फिस्कल डेफिसिट को, तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर दे देता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड मतलब प्रीवियस 2 स्लाइड में जो स्टोरी टाइम पढ़ा है उसी का डेटा हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया था $11,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर आया था $5,000, रेवेन्यू रिसीट आया था आपका $10,000 और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट आपका आया था $5,000। तो इन सबको हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग का फिजिकल डेफिसिट जो है वो $1,000 आता है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। वैसे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक लाइन में इसका डेफिनेशन भी देखेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट को देख लेते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट को मैंने बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट जो होता है उसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ये बेसिकली आपका वो ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करता है जो आपका करेंट इनकम और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसको अफेक्ट करता है। तो वैसे टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ पे, वैसे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेविंग परफॉर्म नहीं कर रहा है और जो भी सेविंग दूसरे सेक्टर का है उसको भी यूज कर रहा है। तो ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट के बारे में मैंने बता दिया है कि फिजिकल डेफिसिट बेसिकली आपका होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस क्यूमुलेटिव सम ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो ये आपका फिजिकल डेफिसिट होता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी डेफिसिट का। तो अगर जब भी हम लोग फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हम लोग घटा देते हैं तो हमारा वो प्राइमरी डेफिसिट दे देता है। तो ये आपका 3 कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीकेशन ऑफ लार्ज फिजिकल डेफिसिट। अगर फिजिकल डेफिसिट लार्ज होता है तो उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। सबसे पहला, हमारा इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेस में आ सकता है। ये आपका डिफ्लेशन भी लीड कर सकता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट बोरो करता है मनी तो इसका मतलब ये है कि पीपल जो है उसके पास कम पैसा होगा, कम पैसा होगा तो लोअर इन्वेस्टमेंट होगा, लोअर इन्वेस्टमेंट होगा तो लोअर वेज। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है डिफ्लेशन की समस्या को भी लीड कर सकता है। दूसरा, ये कंट्री को अनअट्रैक्टिव बनाता है। थर्ड, ये कैपिटल का आउटफ्लो भी कराता है, मतलब कि कैपिटल जो है हमारे भारत से बाहर भी निकल सकता है अगर लार्जर फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी रिड्यूस करता है और लास्ट की मतलब ये इंटरनेशनल रेटिंग है उसको भी लोअर करता है। तो ये इसके 6 इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। तो सबसे पहला है ये आपका रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। उसके साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन हमारा जो कंट्री का है उसको भी अपने नज़र में रखते हुए कि मतलब हमारे कंट्री का जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बेसिस पे रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये बजट का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, ये जो होता है इनकम इनइक्वालिटीज को भी रिड्यूस करता है और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है हमारा बजट का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बजट। तो टाइप्स ऑफ बजट में सबसे पहला है आपका जीरो बजटिंग।
तो जीरो बजटिंग नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो है ये आपका जीरो बेस से स्टार्ट होता है और जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंक्शन हो रहा है उसको प्रॉपरली उसके नीड और उसके कॉस्ट के बेसिस पे एनालाइज करता है। तो ये आपका जीरो बजटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। जीरो बजटिंग मतलब जीरो बेस। नेक्स्ट है आपका आउटकम बजट। तो आउटकम बजट में क्या होता है कि हर एक मिनिस्ट्री का जो प्रोग्रेस है उसको एनालाइज किया जाता है और डेवलपमेंटल आउटकम मतलब गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम और पॉलिसी है उसके डेवलपमेंटल आउटकम को भी मेजर किया जाता है। तो ऐसे टाइप ऑफ बजट को हम लोग आउटकम बजट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जेंडर बजटिंग। तो नाम से इसमें ही पता चल रहा होगा कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए जो भी बजटिंग होता है वो आपका जेंडर बजटिंग होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है ताकि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। तो उसको हम लोग जेंडर बजटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बजट में हम लोग मतलब कि अलग डायमेंशन में देखेंगे। जैसे कि पहला हो गया आपका बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस्ड बजट मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है और जो भी एंटिसिपेटेड रेसिप्ट है एक फिजिकल ईयर के लिए अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका बैलेंस्ड बजट है। नेक्स्ट सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या होगा कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है अगर वो ज़्यादा हो आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से फिजिकल ईयर के लिए तो वो आपका सरप्लस बजट होता है। नेक्स्ट है आपका डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट में क्या होता है कि जो भी आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है अगर वो ज़्यादा हो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से एक फाइनेंशियल ईयर के लिए तो उसको हम लोग डेफिसिट बजट कहते हैं। तो ये आपका टाइप्स ऑफ बजट है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑफ द डे जो कि मैंने बताया है कि मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है डेटा लोकलाइजेशन। 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसके तहत उसने कहा था कि जितना भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर हैं जैसे कि आपका मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, इनको अपना पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंडियन सिटीजन का स्टोर करना होगा एक सर्वर में जो कि फिजिकली आपका इंडिया में बेस्ड होगा। एक बार फिर से बता रहे, ध्यान सुनिएगा। 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसके तहत उसने एक मैंडेट दिया था कि जितना भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है जैसे कि मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, उनको इंडियन सिटीजन्स के पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होगा फिजिकली इंडिया में। डेटा लोकलाइजेशन का भी मतलब एक तरह से यही होता है कि मतलब एक डिवाइस में हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं और वो आपका फिजिकली प्रेजेंट है उसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जहाँ पे डेटा जनरेट हुआ है। तो इसको हम लोग डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं। अब हम लोग डेटा लोकलाइजेशन कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है इसका कुछ बेनिफिट्स भी होगा और इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है। तो बेनिफिट्स में यहाँ पे मैंने दो ही लिखा है, बाकी आप लोग खुद से रिसर्च कीजिएगा या सोचिएगा तो क्या होगा कि आप लोग को मेंस के लिए थोड़ा हेल्प होगा। तो सबसे पहला क्या करता है, इसका बेनिफिट क्या है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर को इनेबल करता है कि ये लोग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं ताकि क्राइम डिटेक्शन हो पाए और मतलब कि एविडेंस जो है वो अच्छी तरह से ये लोग गैदर कर सके प्रोसिक्यूशन के लिए। मतलब कि लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर को इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होता है जिसकी वजह से क्राइम भी डिटेक्ट हो सकता है तो क्राइम रिड्यूस भी हो सकता है, उसी तरह एविडेंस मिलता है जिस प्रोसिक्यूशन के लिए। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया डेटा लोकलाइजेशन का बेनिफिट में। नेक्स्ट, डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म जो है वो फोर्स करता है कंपनी को कि वो डेटा स्टोर करे इंडिया में, गिविंग अ मच नीडेड पुश टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। मतलब कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के लिए भी बढ़ावा आपका देता है डेटा लोकलाइजेशन। नेक्स्ट है कंसर्न्स रिलेटेड टू डेटा लोकलाइजेशन। तो इसमें भी मैंने दो पॉइंट्स मेंशन किया है ताकि अदर पॉइंट्स आप लोग और सर्च कर पाएं और उसको आप लोग क्या कहते हैं मेंस में थोड़ा यूज कर सकें। तो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स जो बेसिकली होता है वो बहुत ही कॉस्टलियर होता है इंडियन कंपनीज के लिए क्योंकि इंडियन कंपनीज को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये आपका कॉस्टलियर होता है। नेक्स्ट, डेटा लोकलाइजेशन जो होता है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट साइबर अटैक नहीं करता है। मतलब कि साइबर अटैक को ये कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता है। इवन दो डेटा इज स्टोर्ड लोकली, मतलब कि डेटा जो है वो आपको लोकली स्टोर्ड भी है लेकिन उसके बाद भी साइबर अटैक से आपका प्रोन है जिसकी वजह से लॉस ऑफ प्राइवेसी भी आपका यहाँ पे होता है, डेटा ब्रीच आपका यहाँ पे होता है। तो ये कुछ कुछ कंसर्न्स है आपका डेटा लोकलाइजेशन का। ये मेंस का क्वेश्चन है आज का कि व्हाट इज डेटा लोकलाइजेशन, राइट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डेटा लोकलाइजेशन। तो ये लोग आप आराम से इसको लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड से मैंने ये सब मेंशन किया है। प्रोज और कॉन्स को थोड़ा आप लोग और रिसर्च कर लीजिएगा ताकि आप लोग का जो नोट्स होगा वो थोड़ा क्या कहते हैं और ज़्यादा हो जाएगा अच्छा खासा इस टॉपिक को लेके।
थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।